अपार्टमेंट वापस पहुंचते ही मैंने गहरी सांस ली और अब तक जो कुछ हुआ था उस पर सोचने लगा। मेरी फोकस बार पर अब भी कोई नंबर नहीं दिख रहा था। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। फिर भी मैं वो स्किल्स कास्ट कर पा रहा था जिनके लिए फोकस जरूरी होता है। और सबसे हैरानी की बात, मैंने एक एफ रैंक स्किल को 500 बार से ज्यादा इस्तेमाल किया, फिर भी जरा सी थकान नहीं हुई। हे भगवान! मैंने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या मेरे पास बस एक असामान्य रूप से विशाल फोकस है या कुछ और चल रहा है? क्योंकि यहां तक कि सबसे ताकतवर भी रैंक्ड अवेकन भी इतने लंबे समय तक स्किल्स नहीं चला सकते बिना बेहोश हुए। इस सोच के साथ मैंने फैसला किया, मुझे ये परखना होगा कि मैं कितनी बार स्किल्स कास्ट कर सकता हूं जब तक कि वाकई थक न जाऊं। इसका मतलब था कि मुझे ज्यादा ऊंचे रैंक की स्किल्स ढूंढनी होंगी जो ज्यादा ऊर्जा खपत करती हो। ये सोचते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिर्फ ये बात कि मैं एफ रैंक स्किल को 500 बार कास्ट कर सकता हूं, ये अपने आप में कुछ अद्भुत था। अगर दिमाग से काम लूं तो मैं अकेले भी एफ और ई रैंक डंजन्स क्लियर कर सकता हूं। हाँ, डी रैंक डंजन्स मेरे लिए अभी थोड़ा मुश्किल होंगे क्योंकि वहां के मॉन्स्टर्स मजबूत होते हैं और सिर्फ फायरबॉल से नहीं गिरते। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही। मैंने फोन निकाला और अपने बैंक खाते में झांका। बैलेंस $5,867। किराए और खाने के लिए कुछ महीनों तक तो चल जाएगा। बाकी सब मेरी पुरानी सेविंग्स। 1 साल पहले मैंने फायरबॉल जैसी एफ रैंक स्किल बुक $20,000 में खरीदी थी। उसके बाद मेरे इनहेरिटेंस के लगभग सारे पैसे खत्म हो गए। 1 साल पहले जब अपकलिप्स शुरू हुआ था, मेरे माता पिता इतने भाग्यशाली नहीं थे कि बच सके। मैं तब अपने पुराने घर के बेसमेंट में सो रहा था और यूं ही जिंदा बच गया। कुछ दिन बाद सरकार और नए अवेकन लोगों ने मॉन्स्टर्स का सफाया किया। समय बीतने के साथ साथ सच्चाई सामने आने लगी। मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ रही थी और वे डंजन्स में इकट्ठा होते थे। अगर उन्हें रोका न जाए तो डंजन ब्रेक होता था और फिर वो बाहर निकलकर जो भी दिखे सब पर हमला करते। लेकिन डरने की जरूरत नहीं। अब अवेकन लोग हैं। वे अपनी शक्तियों और स्किल्स से बाकी सभी की रक्षा करते हैं। और अब मैं भी उन्हीं में से एक था। पहला काम क्या होना चाहिए? एक अवेकन लाइसेंस पाना, जो मुझे डंजन्स में प्रवेश की अनुमति देगा। बिना लाइसेंस के वहां के सिक्योरिटी गेट्स पार नहीं किए जा सकते। लाइसेंस लेना मुश्किल नहीं था, बस एक परीक्षा और स्किल का प्रदर्शन। मैं और इंतजार नहीं कर सका। अपना बैकपैक उठाया और सीधा डाउनटाउन की ओर निकल पड़ा। मॉन्स्टर्स और अवेकन लोगों के आने के बाद से सारी आबादी अब कुछ सुरक्षित शहरों में सिमट गई थी। इससे हर चीज पास ही थी, इसलिए अवेकन सेंटर ज्यादा दूर नहीं था। कुछ मिनटों में मैं वहां पहुंच गया। रास्ते में हमेशा की तरह कुछ उदास चेहरे और बीच बीच में तेजी से चलते अवेकन लोग दिख रहे थे। अवेकन सेंटर जिंदगी से भरा था। लंबी लंबी कतारें। कुछ लोग शॉप्स में बेचने के लिए आए हुए कोर्स लिए खड़े थे। कुछ लोग खुद उन कोर्स को खाकर मजबूत हो रहे थे, तो कई लोग उन्हें सरकार या बाजार को ऊंचे दामों पर बेच देते थे। वाइटैलिटी कोर और स्ट्रेंथ कोर लगभग $1,000 में बिकते थे, जबकि फोकस कोर की कीमत उससे लगभग दुगनी थी। उसकी मांग बहुत ज्यादा थी। मैंने सेंटर के एक और हिस्से की ओर देखा जहां स्किल बुक एस बेची जा रही थीं, एफ से लेकर सी रैंक तक की। एक सी रैंक्ड स्किल बुक पाना बहुतों का सपना होता है। वो $500,000 तक में बिकती थी। मैंने उन किताबों को देखकर सिर हिलाया और रजिस्ट्रेशन हॉल की ओर बढ़ गया। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। नाम, जन्मतिथि, पता और बैंक की जानकारी ली। फिर मुझे एक कमरे की ओर भेजा गया जहां मेरी शक्ति का परीक्षण होना था। कमरे में मोटे शीशे के पीछे 3 लोग खड़े थे और सामने टेस्टिंग डमीज रखे थे। निर्देश मिलने के बाद मैं डमीज से कुछ मीटर दूर खड़ा हुआ और लगातार 8 बार फायरबॉल कास्ट किया। जानबूझकर ऐसे दिखाया जैसे आखिरी कुछ बार में बहुत मेहनत लग रही हो। वाओ! जज 1, पीक रैंक। हाँ, जज 2। शीशे के पीछे बैठे लोगों की नजरों में मैं हल्का सा चमत्कार बन गया था। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुझे मेरा लाइसेंस मिल गया।
एक सुनहरे कार्ड जैसा, जिसमें मेरा नाम, उम्र और रैंक लिखा था। ऑब्जर्वर्स की हल्की हैरानी वाजिब थी। इस शहर में सिर्फ एक भी रैंक्ड अवेकन था। कुछ दर्जन सी रैंक्ड, कुछ 100 डी रैंक्ड और हजारों ई और एफ रैंक्ड लोग। इसलिए एफ रैंक के पीक लेवल पर शुरुआत करना भी बड़ी बात थी। रैंक बढ़ाना आसान नहीं था। इसके लिए कोर एस एब्जॉर्ब करने पड़ते थे। लेकिन जब तक आप आर्मी में न हो या किसी अमीर घराने से न हो जो मास में कोर एस खरीद सके, प्रगति बहुत धीमी होती थी। सेंटर से बाहर निकलते हुए मैंने अपनी आंख के कोने में सिस्टम पैनल को देखा। थोड़ा बदला हुआ। आरव, ऑक्यूपेशन, हंटर, वाइटैलिटी 10, फोकस, स्ट्रेंथ 10, स्किल एस, फायरबॉल 8। अब मेरी एक नई पहचान थी, हंटर। और ओह, मैंने देखा कि मेरी फायरबॉल की प्रोफिशिएंसी अब 8 पर पहुंच चुकी थी। आम लोगों को वहां तक पहुंचने में हफ्तों लगते हैं। शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने फायरबॉल को सैकड़ों बार कास्ट किया था। अब अगला कदम साफ था। एप्स पैराडाइज नाम का शुरुआती डंजन। उसमें कुल 10 मंजिलें थीं। हर मंजिल पर 10-20 मॉन्स्टर्स और आखिरी मंजिल पर एक विशाल काला एप, करीब 3 मीटर ऊंचा। यह डंजन ज्यादातर एफ और ई रैंक्ड हंटर्स की पार्टीज क्लियर करती थीं, जो अपने अपने काम में माहिर होते थे, इसलिए कैजुअल्टीज लगभग कभी नहीं होती थीं। एक टिपिकल पार्टी में होती थी 2 नाइट्स जिनका ध्यान वाइटैलिटी पर होता था, 2 बर्सर्कर्स जो स्ट्रेंथ बढ़ाते थे और 2 मेजेस जो फोकस बढ़ाते थे। नाइट्स सामने खड़े होकर मॉन्स्टर के हमले रोकते, बर्सर्कर्स ताकत से वार करते और मेजेस दूर से स्किल्स चलाकर सबको खत्म करते। डंजन से इक्विपमेंट बहुत मुश्किल से मिलती थी, इसलिए नए हंटर्स को शुरू में मैचेटीज, आयरन शील्ड्स और मेटल पाइप से काम चलाना पड़ता था। सिर्फ डंजन के बॉस के पास स्किल बुक, एस या आइटम्स गिराने का मौका होता था। किसी भी डंजन से गिरने वाला आइटम बहुत कीमती होता था। कभी कभी उसकी कीमत स्किल बुक के बराबर होती थी। मेरा लक्ष्य था एप्स पैराडाइज में अकेले जाना। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं पागल हो गया हूं? मैंने खुद से पूछा। लेकिन फिर सोचा, अगर मैं बिना थके इतनी बार स्किल्स चला सकता हूं, तो मेरा फोकस कम से कम भी या शायद रैंक के आसपास होगा। और भी रैंक के हंटर्स तो एफ और ई रैंक के डंजन्स ऐसे क्लियर करते हैं जैसे खेल हो। अगर मैं अकेले यह डंजन क्लियर कर लूं, तो सारे कोर एस और ड्रॉप्स सिर्फ मेरे होंगे। सोचकर ही दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने खुद को संभाला, कंधे सीधा किए और कदम बढ़ा दिए, सीधे एप्स पैराडाइज की ओर।